हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज क्वेश्चंस के बारे में या पॉइंट्स के बारे में जो कि इंपॉर्टेंट हो सकते हैं किसी भी टेस्ट के हवाले से। स्पेशली जो हमने खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू एसएसटी के पोस्ट हैं उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तो उसके लिए ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट है, When sunlight passes through a prism, it breaks into 7 colors। जब प्रिज्म से सनलाइट गुजरती है तो वो 7 कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, उससे 7 कलर्स बन जाते हैं। अब प्रिज्म किसे कहते हैं या डिस्पर्जन किसे कहते हैं? ये जो 7 कलर बनते हैं तो ये लाइट डिस्पर्स हो जाती है, तो इसकी वजह से इसे 7 कलर्स बन जाते हैं। डिस्पर्जन कहते हैं स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इंटू 7 कलर्स ड्यू टू डिफरेंट बेंडिंग ऑफ ईच कलर। हर एक कलर की बेंडिंग जो है तो वो डिफरेंट होती है, जिसकी वजह से वो एक अलग कलर में स्प्लिट हो जाती है। इस अमल को हम डिस्पर्जन कहते हैं। और जब सनलाइट डिस्पर्स होती है प्रिज्म से तो वो 7 कलर्स में चेंज हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, व्हेन अ रे ऑफ सनलाइट पासिस थ्रू अ रेन ड्रॉप इट रिफ्रैक्ट्स। जब कोई भी सनलाइट होती है, रे ऑफ सनलाइट होती है, वो एक रेन ड्रॉप से गुजरती है, जो बारिश का कतरा होता है उससे गुजरती है तो वो रिफ्रैक्ट होती है। वहाँ पर कौन सा अमल होता है? रिफ्रैक्शन का अमल होता है। अब रिफ्रैक्शन किसे कहते हैं? रिफ्रैक्शन कहते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट चेंजेस मीडियम। मतलब जब मीडियम चेंज होता है, जब ज़रिया चेंज होता है। लेट्स सपोज एयर से वाटर में एयर से वाटर में कोई भी शुआ जो लाइट है तो वो दाखिल हो रही है, तो उसकी पाथ जो चेंज होती है उसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। उस अमल को हम कहेंगे रिफ्रैक्शन। तो जब कोई भी शुआ रेन ड्रॉप में दाखिल होती है तो मतलब वो एयर से, हवा से दाखिल हो जाती है पानी के कतरे में, तो इसलिए वहाँ पर रिफ्रैक्शन होता है और वो लाइट जो है तो वो रिफ्रैक्ट हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, व्हेन सनलाइट रीचेज द सरफेस ऑफ एन ओशन और सी इट रिफ्लेक्ट्स। तो ये क्या करती है? ये रिफ्लेक्शन करती है। जब सनलाइट जाती है सरफेस ऑफ ओशन और सी, इट रिफ्लेक्ट्स, तो ये रिफ्लेक्शन करती है। जब भी पानी की सतह पर उससे टकराती है कोई भी शुआ तो उसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्ट किसे कहते हैं? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ सरफेस। जब भी किसी सतह के साथ रोशनी टकराती है और वापस जाती है, बाउंस बैक करती है, तो ऐसे अमल को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। अगला पॉइंट है, सनलाइट टेक्स 8 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स टू रीच द सरफेस ऑफ अर्थ। सरफेस ऑफ अर्थ, ज़मीन की सतह तक पहुंचने के लिए जो सनलाइट है उसे कितना टाइम दरकार होता है? 8 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स। ये हमें क्या दिखाता है? द लार्ज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। अगला जो पॉइंट है वो है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज कॉज्ड बाय रिफ्रैक्शन। जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार है तो वो रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, और ज़्यादातर उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन किसे कहते हैं? बेंडिंग ऑफ स्टार लाइट इन अर्थ्स एटमॉस्फेयर। मतलब वो मुख्तलिफ़ किस्म के एटमॉस्फेयर में वो लाइट दाखिल होती है, तो जब एक एटमॉस्फेयर से दूसरे एटमॉस्फेयर में दाखिल होती है तो उसमें रिफ्रैक्शन होती है, और उसकी वजह से स्टार्स जो है तो वो हमें ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई देते हैं। अगला पॉइंट है, द 3 प्राइमरी कलर्स आर रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ये 3 हमारे पास क्या हैं? ये प्राइमरी कलर्स हैं। प्राइमरी कलर्स जो बेसिक कलर्स होते हैं लाइट के, उसे हम कहते हैं, इसको सिंपली RGB कहते हैं। RG&B, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। अगला पॉइंट है, अ सेकेंडरी कलर इज़ द वन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग एनी 2 प्राइमरी कलर्स। इन ये जो 3 प्राइमरी कलर्स हैं इनमें से कोई भी 2 कलर्स जब हम मिला लेते हैं तो उससे हमारे पास सेकेंडरी कलर बन जाता है। सेकेंडरी कलर कौन सा कलर होता है? जो किसी भी 2 प्राइमरी कलर्स को मिलाकर बनता है। अगला पॉइंट है, कलर रेड हैज़ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। कलर रेड हैज़ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किस कलर की होती है? रेड कलर की होती है। अब वेवलेंथ किसे कहते हैं? डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव वेव्स। जो 2 वेव्स होती हैं उनके दरमियान में जितना भी डिस्टेंस होता है उसको हम वेवलेंथ कहते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, द वायलेंट कलर हैज़ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। सबसे जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है वो किस कलर की है? वो वायलेंट कलर की है, वायलेट कलर की है। शॉर्ट वेवलेंथ मींस हायर फ्रीक्वेंसी। अगर वेवलेंथ कम होगी सबसे तो इसका मतलब ये है कि इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी, और यहाँ पर वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी इसी तरह इफ़ेक्ट होगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, द मोस्ट एबंडेंट कलर ऑन अर्थ इज़ ब्लू। जो सबसे ज़्यादा कलर है दुनिया में तो वो कौन सा है? वो ब्लू है।
और ये किस वजह से है? ड्यू टू ओशंस एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ओशंस पर जो लाइट स्कैटर होती है उसके सरफेस पर टकराने की वजह से। तो ज़्यादातर कलर जो है तो वो ब्लू है। फिर अगला पॉइंट है लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन वैक्यूम, वैक्यूम में लाइट सबसे ज़्यादा ट्रेवल करती है, तेज़ ट्रेवल करती है। वैक्यूम किसे कहते हैं? स्पेस विदाउट मैटर, जहाँ पर मैटर नहीं होता उसको हम वैक्यूम कहते हैं। फिर अगला पॉइंट है लाइट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 1,86,000 माइल्स पर सेकेंड, इतने स्पीड से वो ट्रेवल करती है लाइट, या अगर मीटर्स में कहें तो इतने मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल करती है। और स्पीड ऑफ लाइट जो है तो दैट इज़ द फास्टेस्ट स्पीड इन नेचर, लाइट की स्पीड यूनिवर्स में सबसे तेज़ स्पीड है। फिर अगला पॉइंट है साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, साउंड जो है तो वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता, क्योंकि इसके लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है, एटम्स चाहिए होते हैं ट्रेवल करने के लिए। तो साउंड जो है तो वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रेवल, एक ज़रिया उसको चाहिए, हवा हो, पानी हो या कोई सॉलिड हो, तो उसमें साउंड जो है तो वो ट्रेवल कर सकता है, जबकि वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता। अगला पॉइंट है साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, साउंड वेव्स क्या होती हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स किसे कहते हैं? पार्टिकल्स वाइब्रेट पैरेलल टू वेव डायरेक्शन, जो वेव की डायरेक्शन होती है उसी में मुख्तलिफ पार्टिकल्स जो हैं तो वो कोलाइड करते हैं, उसकी वजह से वाइब्रेशन कॉज होती है और जो साउंड है तो वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वो वाली वेव्स होती हैं जहाँ पर पार्टिकल्स वाइब्रेट करती हैं पैरेलल डायरेक्शन में। किसके पैरेलल डायरेक्शन में? वेव के पैरेलल डायरेक्शन में। फिर अगला पॉइंट है साउंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट थ्रू सॉलिड्स, जो सॉलिड्स होते हैं उसमें साउंड सबसे तेज़ ट्रेवल करता है, फास्टेस्ट ट्रेवल करता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पार्टिकल्स जो हैं तो वो सबसे करीब होते हैं, तो वो जल्दी वाइब्रेट हो जाते हैं, बिकॉज द पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, इसी वजह से। जबकि लिक्विड्स में थोड़े दूर होते हैं तो वाइब्रेट होने में टाइम लगता है, और फिर एयर में पार्टिकल्स जो हैं तो वो ज़्यादा स्कैटर्ड होते हैं, ज़्यादा दूर होते हैं, तो इसीलिए फिर उसमें और भी ज़्यादा टाइम लगता है। तो साउंड जो है फास्टेस्ट ट्रेवल करता है सॉलिड्स में। फिर अगला पॉइंट है ऑप्टिक फाइबर इज़ यूज्ड इन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में ज़्यादातर क्या यूज़ होता है? ऑप्टिक फाइबर, या ऑप्टिक फाइबर को हम यूज़ करते हैं किन मकासद के लिए? कम्युनिकेशन में वो यूज़ होता है। ऑप्टिक फाइबर किसे कहते हैं? थिन ग्लास फाइबर दैट ट्रांसमिट लाइट सिग्नल्स, जो कि लाइट सिग्नल्स ट्रांसमिट करते हैं उसको हम ऑप्टिक फाइबर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एन एटम इज़ कंपोज्ड ऑफ 3 पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? एटम बनाते हैं। प्रोटॉन्स पर पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन्स प्लेज अ रोल इन डिटर्मिनिंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन एटम, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन एटम डिटर्मिन करने में, किसी भी एटम की खसूसियात डिटर्मिन करने में कौन रोल अदा करता है? प्रोटॉन्स रोल अदा करते हैं। नेक्स्ट है एटम इज़ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, मादा जो है उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट, जो सबसे छोटी इकाई है वो कौन सी है? वो एटम है। प्रोटॉन्स किसे कहते हैं? डिटरमिन द आइडेंटिटी ऑफ एन एलिमेंट, जो कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। अगला पॉइंट है द मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस होता है। डेंसिटी किसे कहते हैं? मास पर यूनिट वॉल्यूम को, मास पर यूनिट वॉल्यूम को हम कहते हैं डेंसिटी। फिर अगला पॉइंट है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर जो है तो वो फ्रीज़ हो जाता है, मुंजमद हो जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट किसे कहते हैं? टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड, जब लिक्विड सॉलिड में चेंज हो जाता है, ऐसे टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? ऐसे टेम्परेचर को हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। अगला पॉइंट है रॉकेट प्रोपल्जन इज़ बेस्ड ऑन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन का जो है उस पर बेस है रॉकेट प्रोपल्जन। न्यूटन थर्ड लॉ कौन सा है? वो है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अब जो रॉकेट होता है वो एयर के पार्टिकल्स पर प्रेशर करता है, तो एयर के पार्टिकल्स उसे ऊपर लेकर जाते हैं, तो वो प्रोपल्जन किसकी वजह से होती है? वो एक्शन एंड रिएक्शन की वजह से होती है, और ये न्यूटन का थर्ड लॉ है। अगला पॉइंट है द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ लो एट हाई
altitudes compared to areas of low altitude. That is why water boils below 100 डिग्री सेल्सियस एट हायर एल्टीट्यूड्स. जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो कम होता है हायर एल्टीट्यूड्स पर. मतलब हम जितना ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है, जाहिर है कि कम होता है, तो वहाँ पर जो वाटर होता है वो बिलो 100 डिग्री सेल्सियस भी वो बॉयल हो जाता है, उसमें उबाल आ जाती है. एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसे कहते हैं? प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर. लोअर प्रेशर लोअर्स द बॉइलिंग पॉइंट. जो जब एयर प्रेशर कम होगा तो वो उसकी वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट है तो वो भी कम हो जाएगा, और जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा. सरफेस ऑफ अर्थ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होता है तो इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, और जब हम ऊपर जाते हैं, ऊंचाई पर जाते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है क्योंकि वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कम होता है. नेक्स्ट पॉइंट है ब्रोमीन इज़ अ नॉन मेटल दैट रिमेन्स लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. ब्रोमीन इज़ अ रेड ब्राउन लिक्विड. नॉन मेटल किसे कहते हैं? एलिमेंट्स दैट लैक्स मेटालिक प्रॉपर्टीज़, जिसमें मेटालिक प्रॉपर्टीज़ नहीं होते. फिर नेक्स्ट पॉइंट है कंडेंसेशन इज़ व्हेन अ सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम गैस टू लिक्विड. कंडेंसेशन किसे कहते हैं? जब कोई भी सब्सटेंस चेंज होता है फ्रॉम गैस टू लिक्विड. गैस से जब वो लिक्विड में चेंज होता है तो उस प्रॉपर्टी को या उस अमल को हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन कहते हैं. चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम गैस टू लिक्विड, गैस से लिक्विड में चेंज होना कंडेंसेशन कहलाता है. फिर नेक्स्ट पॉइंट है वेपराइजेशन इज़ व्हेन अ सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू गैस. लिक्विड से गैस में चेंज होना वेपराइजेशन कहलाता है. जो जब पानी हम उबालते हैं और उससे वो भाप निकलती है उसको हम वेपराइजेशन कहते हैं. तो चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू गैस. नेक्स्ट पॉइंट है sublimation is when a substance changes from solid to gas without going through liquid phase. एन एग्जाम्पल इज़ ड्राई आइस. इसकी एक एग्जाम्पल ड्राई आइस है. सबसे पहले सब्लिमेशन है. सब्लिमेशन किसे कहते हैं? जब एक सब्सटेंस डायरेक्टली सॉलिड से चेंज हो जाता है गैस में, लेकिन वो लिक्विड होने के अमल से नहीं गुजरता. इस डायरेक्ट चेंज को हम कहते हैं सब्लिमेशन. डायरेक्ट चेंज ऑफ सॉलिड्स इनटू गैस, लेकिन शर्त ये है कि वो लिक्विड के फेज से नहीं गुजरेगा. फिर नेक्स्ट पॉइंट है बैटरी कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. बैटरी कन्वर्ट करती है किस चीज़ को? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. केमिकल एनर्जी किसे कहते हैं? एनर्जी स्टोर्ड इन केमिकल बॉन्ड्स. केमिकल बॉन्ड्स में जितनी भी एनर्जी स्टोर्ड होती है उसको हम केमिकल एनर्जी कहते हैं. फिर नेक्स्ट पॉइंट है सॉल्ट इज़ मिक्सड इन आइस टू मेल्ट इट ऑन आईसी रोड्स. आईसी रोड्स पर साल्ट नमक मिक्स की जाती है ताकि उसको मेल्ट किया जाए. साल्ट लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर. ये पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसको कम कर देता है, इसी वजह से वो जल्दी पिघल जाती है. फिर नेक्स्ट पॉइंट है एट एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर्स अ लार्ज वाटर बॉडी विल फ्रीज एट लास्ट. ठीक है, जब टेम्परेचर्स कम होते हैं तो वहाँ पर जो वाटर बॉडीज़ होती हैं, जो पानी होता है वो फ्रीज़ हो जाएगा. फ्रीजिंग किसे कहते हैं? चेंज ऑफ लिक्विड इनटू गैस. जब लिक्विड इनटू सॉलिड, जब लिक्विड सॉलिड में चेंज होता है उसको हम फ्रीजिंग कहते हैं. फिर नेक्स्ट पॉइंट है ऑक्सीडेशन इज़ अ केमिकल रिएक्शन इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट. वो वाला केमिकल रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स दिए जाते हैं एटम की तरफ से, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन कहते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को. नेक्स्ट पॉइंट है डायमंड इज़ एन एलेक्ट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन. डायमंड जो है तो वो इलेक्ट्रोपिक फॉर्म है किस चीज़ का? कार्बन का. अब इलेक्ट्रोप किसे कहते हैं? डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म्स ऑफ द सेम एलिमेंट. जब किसी भी सेम एलिमेंट के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं तो उन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं? एलोट्रॉप्स कहते हैं. फिर नेक्स्ट पॉइंट है अ केमिकल चेंज अकर्स व्हेन रिएक्टेंट्स रीअरेंज देयर एटम्स आफ्टर द रिएक्शन. केमिकल चेंज होता है कब होता है? व्हेन रिएक्टेंट्स मतलब दो रिएक्शन करने वाले जो सब्सटेंस है, रीअरेंज देयर एटम्स, उनके एटम्स रीअरेंज होते हैं आफ्टर द रिएक्शन करने के बाद. केमिकल चेंज किसे कहते हैं? फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस. वो वाला रिएक्शन जिसमें नए सब्सटेंसेस बनते हैं उसको हम केमिकल चेंज कहते हैं. अगला पॉइंट है फिजिकल चेंज इज़ व्हेन नो न्यू सब्सटेंस इज़ फॉर्म्ड रादर फॉर्म ऑफ मैटर इज़ चेंज. वो वाला रिएक्शन या वो वाली चेंज जो कि नए सब्सटेंस नहीं बनाते, सिर्फ फॉर्म ऑफ द मैटर को चेंज कर देते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम फिज़िकल चेंज कहेंगे. द मेल्टिंग ऑफ आइस इज़ अ फिज़िकल चेंज. जब आइस मेल्ट होती है तो उसको हम फिज़िकल चेंज कहेंगे, ना कि
केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज, चेंज इन स्टेट और फॉर्म विदाउट फॉर्मिंग न्यू सब्सटेंस। केमिकल चेंज में जो है तो नए सब्सटेंस बनते हैं और फॉर्म ऑफ एटम चेंज होती है, जबकि केमिकल में चेंज होती है और फिजिकल में चेंज नहीं होती। अगला पॉइंट है डिलिक्वेसेंस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एयर। जो हवा में नमी होती है, वो जब हवा में नमी होती है वो एब्जॉर्ब हो जाती है, तो इस प्रॉपर्टी उस सब्सटेंस, मतलब वो वाला सब्सटेंस जो मॉइस्चर को एयर से एब्जॉर्ब कर लेता है, जज्ब कर लेता है, उस सब्सटेंस की इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? डिलिक्वेसेंस कहते हैं। डिलिक्वेसेंस मतलब एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर अंटिल द सब्सटेंस डिजॉल्व्स। अगला पॉइंट है न्यूक्लियर रेडिएशन इज़ इमिटेड बाय सब्सटेंसेस विद अनस्टेबल न्यूक्लियाई। जब अनस्टेबल न्यूक्लियाई होगी तो किसी भी जो सब्सटेंस है उससे न्यूक्लियर रेडिएशंस इमिट होंगी, उससे खारिज होंगी। न्यूक्लियर रेडिएशंस कैसे कहते हैं? एनर्जी रिलीज फ्रॉम अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियाई। अगला पॉइंट है एन इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल कॉजेज एन इंक्रीज इन वेपर प्रेशर अपॉन हीटिंग। जब हीटिंग होती है तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, और जितनी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी उतना ही वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। विंड एनर्जी इज़ एन आइडियल एग्जाम्पल ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की जो एक बेहतरीन मिसाल है वो विंड एनर्जी है। अब काइनेटिक एनर्जी किसे कहते हैं? एनर्जी पोजेस्ड बाय एन एटम ड्यू टू इट्स मोशन। जब हरकत करने की वजह से किसी भी एक बॉडी में तवानाई स्टोर होती है तो उस तवानाई को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। और वेपर प्रेशर किसे कहते हैं? प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड। जो भाप होते हैं वो जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं उसको हम वेपर प्रेशर कहते हैं। अगला पॉइंट है वाटर इनसाइड अ केटल इज़ हीटेड बाय कन्वेक्शन। वाटर इनसाइड द केटल, जब केटल में किसी भी बर्तन में पानी होता है उसको हीट किया जाता है, किसके थ्रू? कन्वेक्शन के थ्रू। कन्वेक्शन किसे कहते हैं? ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय मूवमेंट ऑफ फ्लूइड, लिक्विड और गैस। जब हीट ट्रांसफ़र की जाती है मूवमेंट ऑफ फ्लूइड के थ्रू तो उसे हम कहते हैं कन्वेक्शन। अगला पॉइंट है अ पर्सन सिटिंग नियर द फायर रिसीव्स हीट बाय रेडिएशन। जो बंदा नज़दीक बैठा होता है आग के तो वो हीट को रिसीव करता है, किसके थ्रू? रेडिएशन के थ्रू। उसको हम कहते हैं रेडिएशन। रेडिएशन ट्रांसफ़र ऑफ हीट थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विदाउट मीडियम। अगला है इफ़ अ 6 feet पर्सन वांट्स टू सी हिज और हर फुल इमेज ऑन अ प्लेन मिरर, द मिनिमम हाइट ऑफ द मिरर शुड बी 3 feet इक्वल टू वन हाफ ऑफ द हाइट। इसका फॉर्मूला है 1/2। अगर 6 feet का बंदा है तो उसके लिए मिरर 3 feet चाहिए होगी ताकि वो अपना फुल इमेज देख सके। अगर 8 feet बनता है तो उसके लिए 4 feet मिरर चाहिए होगी। प्लेन मिरर किसे कहते हैं? फ्लैट मिरर दैट प्रोड्यूसेस एन इमेज। जो हम आईने में देखते हैं तो वो फ्लैट मिरर जो होता है उसे कहा जाता है। अगला पॉइंट है निकोटीन इज़ द केमिकल इन सिगरेट्स दैट कॉजेज एडिक्शन। सिगरेट्स में निकोटीन यूज़ होता है जो कि क्या कॉज करता है? एडिक्शन कॉज करता है। निकोटीन किसे कहते हैं? एडिक्टिव केमिकल फाउंड इन टोबैको, जो कि तंबाकू में पाया जाता है। अगला पॉइंट है सोनार यूजेस अल्ट्रासोनिक वेव्स टू लोकेट ऑब्जेक्ट्स अंडर वाटर। सोनार अ डिवाइस, ये एक डिवाइस है यूज्ड दैट यूजेस साउंड वेव्स टू डिटेक्ट ऑब्जेक्ट्स अंडर वाटर, जिसको इस्तेमाल किया जाता है अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स देखने के लिए। अब ये ऑपरेट किस पर करती है? तो ये ऑपरेट करती है अल्ट्रासोनिक वेव्स पर। अल्ट्रासोनिक वेव्स किसे कहते हैं? साउंड वेव्स विद फ्रीक्वेंसीज अबव ह्यूमन हियरिंग। मतलब वो रेंज जिस से ऊपर इंसान नहीं सुन सकता, उस ऊपर वाली रेंज को हम अल्ट्रासोनिक वेव्स कहते हैं। अगला पॉइंट है अ बॉडी escapes the gravitational pull of earth if it is thrown upward at the velocity of 7 miles per second और 3/6 approximately 11 किलोमीटर पर सेकेंड। जो पुल ऑफ अर्थ है उसको escape करने के लिए 7 miles per second की स्पीड चाहिए होती है। इसको हम कहते हैं escape velocity। मिनिमम स्पीड needed to break free from planet's gravity। ज़मीन की ग्रेविटी से उससे निकलने के लिए, एस्केप हासिल करने के लिए इतनी स्पीड हमें चाहिए होती है 7 miles पर सेकेंड। एक सेकेंड में 7 miles। अगला पॉइंट है नाइट विजन इज़ एक्टिवेटेड विद द हेल्प ऑफ इंफ्रारेड रेज। इंफ्रारेड रेज की मदद से नाइट विजन होती है। इंफ्रारेड रेज किसे कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विद लॉन्गर वेवलेंथ देन विजिबल लाइट। उसकी जो वेवलेंथ होती है तो वो विजिबल लाइट से ज़्यादा होती है, उसको हम कहते हैं इंफ्रारेड रेज।
अगला पॉइंट है आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रेडियो एक्टिविटी कैन कन्वर्ट अ बेसिक मेटल इनटू गोल्ड। अब आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रेडियो एक्टिविटी किसे कहते हैं? ह्यूमन इंड्यूस्ड न्यूक्लियर रिएक्शंस दैट चेंज द न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स, जो कि हकीकत में है नहीं, लेकिन इसकी ये हो सकता है कि ऐसा हो, ह्यूमंस बिलीव करते हैं। फिर अगला पॉइंट है रोडेंटिसाइड्स आर यूज टू किल रेट्स एंड माइस। रेट्स एंड माइस को हम रोडेंट्स कहते हैं, तो इसीलिए इनको मारने के लिए जो चीज़ें यूज़ होती हैं उसको हम कहते हैं रोडेंटिसाइड्स। रोडेंटिसाइड्स कहते हैं केमिकल्स दैट किल रोडेंट्स। फिर अगला पॉइंट है फोटोडायोड कन्वर्ट्स लाइट टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फोटोडायोड किसे कहते हैं? सेमीकंडक्टर डिवाइस दैट जनरेट इलेक्ट्रिक करंट व्हेन एक्सपोज्ड टू लाइट। जब लाइट कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिक करंट में तो वो किसके थ्रू होती है? फोटोडायोड के थ्रू होती है। अगला पॉइंट है रियर व्यू मिरर इन ऑफ अ व्हीकल इज़ अ कन्वेक्स मिरर। रियर व्यू जो है वो जिसमें हम बैक साइड पर, गाड़ी के पीछे साइड पर देखते हैं ड्राइविंग करते हुए, उसको रियर व्यू मिरर कहते हैं। अब वो क्या होता है? वो कन्वेक्स मिरर होता है। अब कन्वेक्स मिरर किसे कहते हैं? कर्व्ड मिरर दैट डाइवर्जेस लाइट एंड गिव्स अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। जो हमें चीज़ों को वाइड करके दिखाते हैं उसको हम कन्वेक्स मिरर कहते हैं। फिर अगला पॉइंट है शॉर्ट साइटेडनेस कैन बी ट्रीटेड बाय कन्वेक्स लेंस। जो शॉर्ट साइटेडनेस की बीमारी है उसको ट्रीट किया जा सकता है, मतलब उसका एक हल है कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस यूज़ होता है शॉर्ट साइटेडनेस को ट्रीट करने के लिए। अब कन्वेक्स लेंस किसे कहते हैं? लेंस दैट कन्वर्जेस लाइट रेज टू करेक्ट विजन डिफेक्ट्स। जो लाइट वेव्स को कन्वर्ज करती है ताकि विजन डिफेक्ट्स को करेक्ट या सही किया जा सकते हैं, मतलब उसको पॉइंट करती है, एक जगह पर पॉइंट करती है। अगला पॉइंट है वाटर एलम इज़ यूज टू प्यूरिफाई वाटर, इट कोगुलेट्स द मड पार्टिकल्स। तो वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए क्या यूज़ होता है? वाटर एलम यूज़ होता है। इट कोगुलेट्स द मड पार्टिकल्स। अब कोगुलेशन किसे कहते हैं? प्रोसेस ऑफ क्लम्पिंग पार्टिकल्स टुगेदर टू रिमूव इम्प्यूरिटीज़। इम्प्यूरिटीज़ हटाने के लिए जो पार्टिकल्स है उसको क्लम्प किया जाता है, तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं कोगुलेशन। फिर अगला पॉइंट है गैल्वेनाइजेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ कोटिंग आयरन पाइप्स विद जिंक टू प्रिवेंट करोजन। गैल्वेनाइजेशन किसे कहते हैं? प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑफ जिंक टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन। जो धात होती हैं, आयरन्स होती हैं, उनको जंग लगने से बचाने के लिए उस पर जिंक की कोटिंग होती है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। अगला पॉइंट है आफ्टर बीइंग डिसॉल्व्ड इन वाटर, detergent reduces the surface tension in water and helps to clean the clothes. आफ्टर बीइंग डिजॉल्व इन वाटर, वाटर में हल करने के बाद जो डिटर्जेंट्स होते हैं तो वो सरफेस टेंशन को कम कर देते हैं, और उससे क्या होता है? हेल्प्स टू क्लीन द क्लॉथ्स। जो कपड़े होते हैं तो वो जल्दी साफ़ हो जाते हैं। सरफेस टेंशन किसे कहते हैं? फोर्स दैट मेक्स द सरफेस ऑफ अ लिक्विड बिहेव लाइक अ स्ट्रेच्ड इलास्टिक शीट। जो सरफेस पर जो फोर्स होती है जो कि एक सब्सटेंस को, यानी कि लिक्विड को, एक प्लास्टिक शीट की तरह बिहेव करने पर मजबूर करती है, उसको हम कहते हैं सरफेस टेंशन। उस टेंशन को, उस फोर्स को हम कहते हैं सरफेस टेंशन। अगला पॉइंट है सनलाइट रीचेज अ डेप्थ ऑफ 200 मीटर इन ओशन। किसी भी ओशन में जो है तो लाइट कितने हद तक जा सकती है? 200 मीटर्स तक जा सकती है। सनलाइट पेनेट्रेशन इसको कहते हैं। द डेप्थ अप टू विच सनलाइट कैन रीच इन वाटर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस एंड ओशन लाइफ। जिसका फोटोसिंथेसिस मतलब जो अंडरग्राउंड प्लांट्स होते हैं उसके फोटोसिंथेसिस और ओशन लाइफ पर असरात होते हैं। फिर अगला पॉइंट है द एवरेज एडल्ट बॉडी हैज़ अ ब्लड वॉल्यूम ऑफ अबाउट 5 लीटर्स। जो एवरेज एडल्ट बॉडी है उसमें तकरीबन कितना खून होता है? 5 लीटर्स खून होता है। इसको हम कहते हैं ब्लड वॉल्यूम। टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड सर्कुलेटिंग इन द बॉडी, के जिस्म में कितनी मिकदार की जो ब्लड है तो वो सर्कुलेट कर रहा है, उसको हम कहते हैं ब्लड वॉल्यूम। और एडल्ट में ये तकरीबन कितना होता है? 5 लीटर्स होता है। फिर अगला पॉइंट है एन एवरेज एडल्ट पर्सन ब्रीथ्स 15,000 to 20,000 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन पर डे। एक ही दिन में इतने लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन एक एडल्ट पर्सन ब्रीथ करता है। ऑक्सीजन कंजम्पशन इसको कहते हैं, मतलब जितना ऑक्सीजन हम कंज्यूम करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अगला पॉइंट है प्लाज्मा इज़ द फ्लूइड ऑफ ब्लड। ब्लड का फ्लूइड क्या है? वो प्लाज्मा है। प्लाज्मा किसे कहते हैं? द लिक्विड कंपोनेंट ऑफ ब्लड। जो खून का लिक्विड कंपोनेंट होता है, माया कंपोनेंट होता है, जो सेल्स में न्यूट्रॉन्स एंड हार्मोन्स पहुंचाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम प्लाज्मा कहते हैं।
अगला पॉइंट है यूरिन इज़ प्रोड्यूस्ड इन किडनीज। यूरिन कहाँ पर प्रोड्यूस होता है? किडनीज में प्रोड्यूस होता है। किडनीज जाहिर है ऑर्गन्स दैट फिल्टर ब्लड टू प्रोड्यूस यूरिन, जो कि ब्लड को फिल्टर करता है। किडनीज ब्लड को फिल्टर करते हैं ताकि यूरिन पैदा किया जा सके। अगला पॉइंट है लिथोट्रिप्सी इज़ द प्रोसीजर यूज टू एलिमिनेट किडनी स्टोन्स एंड गैल स्टोन्स थ्रू शॉक वेव्स। शॉक वेव्स के थ्रू जो किडनी स्टोन्स या गैल स्टोन्स होती हैं उसको इमिट करने के लिए, उसको मिटाने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ये वाला प्रोसेस यूज़ करते हैं। लिथोट्रिप्सी कहते हैं मेडिकल प्रोसीजर यूजिंग शॉक वेव्स, जब शॉक वेव्स इस्तेमाल की जाती हैं टू ब्रेक द स्टोन्स, ताकि उन स्टोन्स को ब्रेक किया जा सके जो कि किडनीज में होती हैं। अगला पॉइंट है अ नर्व सेल इज़ कॉल्ड एज न्यूरॉन। एक नर्व सेल को हम क्या कहते हैं? न्यूरॉन। या न्यूरॉन किसे कहते हैं? ये एक नर्व सेल होता है न्यूरॉन। द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का जो बेसिक फंक्शनल यूनिट है उसको हम न्यूरॉन कहते हैं और इसका क्या काम होता है? ये इम्पल्सिस को ट्रांसमिट करता है। अगला पॉइंट है कॉर्निया इज़ द पार्ट ऑफ एन आई यूज्ड इन आई डोनेशन। आई डोनेशन में कौन सा पार्ट यूज़ होता है? कॉर्निया यूज़ होता है। कॉर्निया कौन सा पार्ट होता है? ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट ऑफ द आई दैट हेल्प्स फोकस लाइट। जो लाइट फोकस करने में आँख की फ्रंट वाला पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। और आई डोनेशन में ये वाला पार्ट दिया जाता है, डोनेट किया जाता है। अगला पॉइंट है ट्रैकोमा इज़ अ डिजीज़ रिलेटेड टू आई। आई से रिलेटेड एक डिजीज़ है जिसको हम ट्रैकोमा कहते हैं। ट्रैकोमा क्या होता है? इन्फेक्शियस आई डिजीज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। जब बैक्टीरिया के थ्रू इन्फेक्शन कॉज होती है, इन्फेक्शन आती है आँख में, तो उसको हम कहते हैं ट्रैकोमा और ये एक आई डिजीज़ है। अगला पॉइंट है सोडियम क्लोराइड इज़ मिनरल साल्ट प्रेजेंट इन स्वेट। स्वेट जो पसीना होता है उसमें क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है। सोडियम क्लोराइड कॉमन साल्ट एंड इलेक्ट्रोलाइट इन बॉडी फ्लूइड्स। जो कॉमन साल्ट होता है उसको हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं और ये स्वेट में प्रेजेंट होता है। अगला पॉइंट है रेटिना इज़ द सेंसिटिव लेयर ऑफ एन आई। जब सबसे ज़्यादा सेंसिटिव लेयर ऑफ आई है वो कौन सा है? वो है रेटिना। रेटिना मतलब लाइट सेंसिटिव लेयर एट द बेक ऑफ द आई दैट डिटेक्ट्स इमेजेस। इमेजेस डिटेक्ट करने के लिए जो पार्ट यूज़ होता है उसको हम कहते हैं रेटिना। अगला पॉइंट है द स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब्स द न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स। जो न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको कौन एब्जॉर्ब करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या फंक्शन है? वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ये एक डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है वेयर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड आर एब्जॉर्ब्ड। अगला पॉइंट है सेरेब्रम इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन का जो सबसे लार्जेस्ट पार्ट है वो कौन सा है? वो है सेरेब्रम। सेरेब्रम किसे कहते हैं? रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग। मतलब ये एक ब्रेन पार्ट है जिसका क्या काम है? रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग, मेमोरी, वॉलंटरी एक्शन एंड सेंसेस। ये सब परफॉर्म होते हैं सेरेब्रम के थ्रू। अगला पॉइंट है हाइपोथैलेमस रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर कौन सा पार्ट रेगुलेट करता है ब्रेन का? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ब्रेन रीजन कंट्रोलिंग टेम्परेचर या टेम्परेचर को, हंगर, भूख को, थर्स्ट, प्यास को एंड अदर फंक्शंस और इसी तरह के जो और फंक्शंस हैं ये कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। अगला पॉइंट है ह्यूमंस कैन हियर विद इन द रेंज ऑफ 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। मतलब इतनी फ्रीक्वेंसी अगर किसी साउंड की होगी तो वो ह्यूमन एयर उसको सुन सकेगा। अगर इससे कम होगी या ज़्यादा होगी तो फिर ह्यूमंस उस साउंड को नहीं सुन सकेंगे। हियरिंग रेंज द रेंज ऑफ साउंड फ्रीक्वेंसीज डिटेक्टेबल बाय द ह्यूमन एयर जितनी फ्रीक्वेंसीज को डिटेक्ट कर सकता है उसको हम हियरिंग रेंज कहते हैं और वो क्या है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। अगला पॉइंट है देयर आर 206 बोन्स इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में कितने बोन्स होते हैं? 206 बोन्स होते हैं, जबकि 300 बोन्स जो होते हैं वो न्यूली इन्फेंट्स में होते हैं। बच्चा जब पैदा होता है तो उसमें 300 बोन्स होते हैं। ये कम इसलिए हो जाते हैं क्योंकि बहुत से बोन्स आपस में मर्ज हो जाते हैं। फिर बोन्स जाहिर है कि स्केलेटन सिस्टम जो हमारा बनाता है उसको हम बोन्स कहते हैं। अगला पॉइंट है टिबिया इज़ द बोन फाउंड इन द लेग। टिबिया कहाँ पर पाया जाता है? लेग में। द शाइन बोन लार्जर ऑफ 2 बोन्स इन द लोअर लेग। जो लोअर लेग में बोन होता है उसे कहा जाता है।
फिर अगला पॉइंट है द फेमर और थाई बोन, इसको फेमर या थाई बोन भी कहते हैं, इज़ द लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन। ये सबसे लॉन्गेस्ट बोन है ह्यूमन बॉडी में और स्ट्रॉन्गेस्ट भी है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि सबसे लॉन्गेस्ट बोन ह्यूमन बॉडी में कौन सा है या स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है, तो वो क्या है, वो फेमर है, या इसको हम थाई बोन भी कहते हैं। फेमर कहते हैं थाई बोन को, सपोर्ट वेट्स एंड एनेबल्स मूवमेंट। अगला पॉइंट है देयर आर 33 बोन्स इन द स्पाइनल कॉलम। स्पाइनल कॉलम में कितने बोन्स हैं, 33 बोन्स होते हैं। स्पाइनल कॉलम किसे कहते हैं, बैकबोन प्रोटेक्टिंग स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्ट करने के लिए जो बैकबोन यूज़ होती है उसको हम स्पाइनल कॉलम कहते हैं, और इसमें टोटल 33 बोन्स होते हैं। अगला पॉइंट है रेडियस बोन इज़ लोकेटेड इन, रेडियस बोन इज़ लोकेटेड इन आर्म। रेडियस बोन कहाँ पर होता है, आर्म में लोकेटेड होता है, हमारे बाजू में लोकेटेड होता है। रेडियस किसे कहते हैं, वन ऑफ द 2 फोर आर्म बोन्स ऑन द थंब साइड, इसको हम कहते हैं रेडियस बोन। अगला पॉइंट है देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस। मतलब 4 टाइप्स ऑफ टीथ्स हमारे पास इन टोटल हैं, टोटल 4 टाइप्स हैं। फर्स्ट नंबर है इंसिसर, जो कि 4 टीथ्स यूज टू कट फूड। फूड कटिंग के लिए 4 दांत जो यूज़ होते हैं उसको हम इंसिसर्स कहते हैं। अगला है कैनिन, ये 4 दांत होते हैं यूज टू टीयर फूड, खुराक को तोड़ने के लिए, मतलब उसको चीर फाड़ करने के लिए। फिर प्रीमोलर्स हैं टीथ यूज टू क्रश फूड, और फिर मोलर्स हैं टीथ यूज टू ग्राइंड फूड। ये 4 हमारे पास टीथ के टाइप्स हैं। फिर अगला पॉइंट है फ्लोरीन इज़ एसेंशियल फॉर टीथ ग्रोथ। टीथ ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, फ्लोरीन है। फ्लोरीन किसे कहते हैं, एलिमेंट इंपॉर्टेंट फॉर हेल्दी टीथ। अगला पॉइंट है कैल्शियम फॉस्फेट इज़ द मेजर कंपोनेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ। बोन्स एंड टीथ का सबसे मेजर कंपोनेंट क्या है, कैल्शियम फॉस्फेट है। ये एक मिनरल है जो कि ह्यूमन बोन्स को और टीथ्स को क्या देता है, हार्डनेस देता है, सख्ती देता है, उनको मजबूत बनाता है। अगला पॉइंट है आयरन इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन का सबसे मेन कंपोनेंट क्या है, वो आयरन है। अगला पॉइंट है हेमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है बॉडी में, वो हेमोग्लोबिन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है। अगला पॉइंट है द किडनी रिमूव्स वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। यूरिन के ज़रिए या यूरिन की फॉर्म में हम जो है वो बॉडी, अपनी जिस्म से, बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करते हैं। अगला पॉइंट है स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में जो सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है वो कौन सा है, वो है स्किन। स्किन का क्या काम होता है, दैट प्रोटेक्ट्स द बॉडी एंड रेगुलेट्स द टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए और बॉडी को बचाने के लिए एक ऑर्गन यूज़ होता है जिसको हम स्किन कहते हैं। अगला पॉइंट है द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी इज़ द लिवर। सबसे बड़ा जो ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी में वो कौन सा है, वो लिवर है। ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटाबॉलिज्म, डिटॉक्सिफिकेशन एंड बाइल प्रोडक्शन। अगला पॉइंट है ह्यूमन ब्लड इज़ एन एग्जांपल ऑफ टिश्यूज़। ह्यूमन ब्लड जो है तो वो किस चीज़ का एग्जांपल है, टिश्यू का एग्जांपल है। टिश्यूज़ किसे कहते हैं, ग्रुप्स ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शंस। जब सिमिलर सेल्स इकट्ठे होकर एक ग्रुप बना लेते हैं और कोई ख़ास फंक्शन सर अंजाम दे रहे होते हैं तो उसे हम टिश्यू कहते हैं, और ह्यूमन ब्लड जो है तो वो एक टिश्यू है। अगला पॉइंट है द ह्यूमन बॉडी ग्रोज फास्टेस्ट बिटवीन द एज ऑफ 10 to 16। इसको हम कहते हैं ग्रोथ पीरियड। अगला पॉइंट है एन ऑर्गन इज़ फॉर्म्ड व्हेन डिफरेंट टिश्यूज़ कंबाइन टुगेदर। एक ऑर्गन किससे बनता है, जब मुख्तलिफ टिश्यूज़ इकट्ठे होते हैं। जब सेल्स इकट्ठे होते हैं तो उससे टिश्यू बनता है, जब टिश्यू इकट्ठे होते हैं तो उससे ऑर्गन बनता है। एक स्ट्रक्चर, कंप्लीट स्ट्रक्चर बनता है जो कि एक ख़ास फंक्शन को सरअंजाम दे रहा होता है। जिस तरह हार्ट है तो वो पंपिंग, ब्लड की पंपिंग कर रहा होता है, तो वो एक हमारे पास हार्ट क्या है, ऑर्गन है। अगला पॉइंट है जीन इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। डीएनए का फंक्शनल यूनिट को क्या है, वो है जीन। जीन सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कोड्स फॉर अ स्पेसिफिक प्रोटीन और स्पेसिफिक ट्रेट। किसी भी खसूसियात जिसमें स्टोर होती हैं उसको हम डीएनए कहते हैं, और इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट एक जीन है। अगला पॉइंट है आरएनए इज़ फॉर्म्ड इन द न्यूक्लियस।
आरएनए कहाँ पर बनता है? वो न्यूक्लियस में, सेल के न्यूक्लियस में बनता है। राइबोन्यूक्लिक एसिड इसे कहते हैं, आरएनए को राइबोन्यूक्लिक एसिड, अ मॉलिक्यूल दैट हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। और ये किस चीज़ में मदद करता है? प्रोटीन सिंथेसिस में। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्रोटीन सिंथेसिस में क्या मदद करता है? आरएनए मदद करता है। फिर अगला पॉइंट है जीन इज़ द यूनिट ऑफ हेरिडिटी। विरासत की इकाई क्या है? वो है जीन। मतलब जो विरासत होती है, जो क्वालिटीज़ खसूसियात होती हैं एक ऑर्गेनिज़म से दूसरे ऑर्गेनिज़म्स में ट्रांसफ़र होती है, ऑफ स्प्रिंग्स में ट्रांसफ़र होती है, तो वो किसके थ्रू होती है? जीन के थ्रू होती है। अगला पॉइंट है देयर आर 46 क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन बॉडी सेल्स, 48 इन मंकीज़। ह्यूमन बॉडीज़ में 46 क्रोमोसोम्स होती हैं और मंकीज़ में 48 होती हैं। क्रोमोसोम्स किसे कहते हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए दैट कैरी जीन्स, जिसमें जीन्स होती हैं। अगला पॉइंट है डोली वॉज द फर्स्ट क्लॉन्ड शीप। जो क्लोनिंग हुई थी सबसे पहले शीप की या एनिमल की या लिविंग ऑर्गेनिज्म की, उसका नाम था डोली। क्लोनिंग किसे कहते हैं? क्रिएटिंग अ जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपी ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसी भी जानदार की आइडेंटिकल कॉपी बनाने के लिए जो प्रोसेस यूज़ होता है उसको हम क्लोनिंग कहते हैं। अगला पॉइंट है अ टेस्ट क्रॉस इज़ यूज टू फाइंड जीनोटाइप। जीनोटाइप मालूम करने के लिए हम टेस्ट क्रॉस यूज़ करते हैं। टेस्ट क्रॉस किसे कहते हैं? मैटिंग यूज टू डिटरमिन द जेनेटिक मेकअप ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मेकअप को मालूम करने के लिए जो मैटिंग होती है उसको हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। अगला पॉइंट है माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? सेल ऑर्गेनील है ये एक, दैट प्रोड्यूसेस एटीपी, जो कि एटीपी एनर्जी को प्रोड्यूस करती है रेस्पायरेशन की मदद से। अगला पॉइंट है ऑक्सीजन मेक्स अप टू 65% ऑफ टोटल बॉडी मास। जो बॉडी मास है उसमें तकरीबन 65% ऑक्सीजन होता है। अगला पॉइंट है डबल फर्टिलाइजेशन इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म डबल फर्टिलाइजेशन उसकी एक खसूसियत है, कैरेक्टरिस्टिक है। अब डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस किसे कहते हैं? यह एक प्रोसेस है इन फ्लावरिंग प्लांट्स वेयर वन स्पर्म फर्टिलाइजेज द एग एंड अनदर फ्यूजेज विद टू पोलर न्यूक्लियाई। तो इसको हम कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। अगला पॉइंट है आर्टरीज हैव द थिकेस्ट वॉल्स। थिकेस्ट वॉल्स किसके होते हैं? आर्टरीज के होते हैं। आर्टरीज किसे कहते हैं? ब्लड वेसल्स कैरिंग ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, जो हार्ट से ब्लड को लेकर जाते हैं तो उसको हम आर्टरीज कहते हैं और उसके वॉल्स सबसे ज़्यादा थिकेस्ट होते हैं। आर्टरीज कैरी अवे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन शामिल होता है, उस ब्लड को लेकर जाता है हार्ट से बाकी जो ह्यूमन बॉडी पार्ट्स हैं उस तक। तो ये इनको हम आर्टरीज कहते हैं। वीन्स हैं तो वीन्स ब्रिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो बॉडी पार्ट से ब्लड आता है हार्ट तक तो वो आता है वीन्स में। अगला पॉइंट है लाइफ स्पेन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज़ 12 डेज। जो रेड ब्लड सेल का लाइफ स्पेन है वो क्या है? वो 12 दिन है। एंड वाइट ब्लड सेल्स जो है तो वो 5 to 21 डेज है। रेड ब्लड सेल्स क्या काम करते हैं? कैरी ऑक्सीजन। वाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं? फाइट इन्फेक्शंस। जो बीमारियों से लड़ते हैं उसको हम वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं और जो ऑक्सीजन को लेकर जाते हैं बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स तक उसको हम रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। अगला पॉइंट है पोलिनेशन बाय बर्ड्स इज़ कॉल्ड ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली किसे कहते हैं? पोलिनेशन बाय बर्ड्स, जो पोलिनेशन होती है बर्ड्स के थ्रू उसको हम ऑर्निथोफिली कहते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ पोलन्स बाय बर्ड्स, जब बर्ड्स पोलन्स को ट्रांसफ़र करते हैं फूलों के दरमियान में तो उसको हम कहते हैं पोलिनेशन प्रोसेस, और जब वो बर्ड्स के थ्रू होती है तो फिर उसको कहा जाता है ऑर्निथोफिली। अगला पॉइंट है पोलिनेशन बाय विंड इज़ कॉल्ड एनेमोफिली। एनेमोफिली किसे कहते हैं? पोलिनेशन बाय विंड, हवा की मदद से जब पोलिनेशन होती है उसको हम क्या कहते हैं? एनेमोफिली कहते हैं। फिर अगला पॉइंट है पोलिनेशन बाय इंसेक्ट्स इज़ कॉल्ड, जो इंसेक्ट्स के थ्रू पोलिनेशन होती है उसको हम क्या कहते हैं? इंटोमोफिली उसको कहते हैं। इंसेक्ट्स जब पोलिनेशन करते हैं मतलब पोलन ग्रेन्स को लेकर जाते हैं एक प्लांट या एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में। अगला एंड लास्ट पॉइंट है इस वीडियो का, सेल्फ पोलिनेशन बाय अ फ्लावर इज़ कॉल्ड ऑटोगैमी। जब सेल्फ पोलिनेशन होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? फ्लावर की सेल्फ पोलिनेशन को कहते हैं ऑटोगैमी। ऑटोगैमी ट्रांसफ़र ऑफ पोलन, जो पोलन्स होते हैं किसी भी
फूल में, तो वो जब खुद ब खुद ट्रांसफ़र होते हैं एंथर टू स्टिग्मा, एंथर से स्टिग्मा में, तो उसको हम कहते हैं ऑटोगेमी। और ज़ाहिर है कि ये सेम फ्लावर में ही होता है, एक ही फ्लावर में ये प्रोसेस होता है। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जनरल साइंस के जो कि इम्पोर्टेंट है हर एक टेस्ट के लिए, एंड स्पेशली जो टीचिंग पोस्ट हैं खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन जिसको कंडक्ट करेगा, एसएसटी की पोस्ट के लिए ये इंतहाई ज़रूरी है। उम्मीद है आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड।